नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से पहले कुछ चीजें आपको जान लेना है और उससे भी पहले अगर आप सच्चे दिल से किसान हो तो ही ये वीडियो देखना, वरना अभी बंद भी किया तो चल जाएगा। अगर आप एक सच्चे किसान के रूप के साथ साथ अगर कोई एमएलएम का मार्केटिंग कर रहे हो, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर खुद किसी कंपनी के ओनर भी हो, तो भाई थोड़ी देर के लिए वो चीजें भूल जाओ और एक सच्चे किसान की तरह मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ पहले उसको सुन लेना, समझ लेना, फिर आपका जो भी ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, तो चले एक धमाकेदार लाइक से हम शुरुआत करते हैं कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ बातें जाने बिना बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम अट्रैक्ट क्यों होते हैं? हमें लगता है कि भाई इसमें क्या दूध, गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़ हो गया, मूंगफली की खली हो गया, ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तो सस्ते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई मिलावट नहीं, तो इसीलिए आपको लगता है कि भाई हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अट्रैक्ट होने का दूसरा एक कारण क्या हो सकता है? आपको लगता है कि भाई केमिकल फार्मिंग में अभी आपके पास मुनाफा ज्यादा नहीं है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका मुनाफा बढ़ सकता है। तीसरा एक कारण हो सकता है कि भाई कुछ अच्छी भावनाएं भी होती है कुछ किसानों की कि भाई कुछ अच्छा किया जाए, लेकिन उन अच्छे के पीछे कुछ लोग अपना अच्छा कर लेते हैं। तो उससे भी बचने वाला तरीका आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो ये तीन प्रकार से आप अट्रैक्ट होते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एक बात को भूतकाल से जो सीखता है और आगे की तरफ वो वही गलती अगर नहीं करता है, वही सक्सेस होता है, वही यशस्वी होता है। हम किसानों की एक बात बता देता हूं मैं आपको, हम हर साल वही फसल लगाते हैं, वही कीटक और रोग आता है, लेकिन फिर भी हम उससे छुटकारा नहीं पा सके। क्यों? क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। हर साल कोई चारा नहीं है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो भाई मैं वही फसल करूंगा, ये आपके दिमाग में रहता है। तो अब की बार अगर आपने कोई गलती कर दी, जैसे केमिकल फार्मिंग के तरफ मुड़ने से पहले आप ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहे थे, दवाइयाँ ज्यादा अवेलेबल नहीं थी भाई, 1950 का कालावधि याद कीजिए, या फिर उस जमाने में क्या M45 व 22 वगैरह, रेडोमिल वगैरह छोड़कर कोई दवाइयाँ ही नहीं थी। तब तो ऑर्गेनिक ही था। तब ऑर्गेनिक से लोग कहाँ शिफ्ट हुए थे? केमिकल की तरफ। उनको भी क्या लग रहा था कि यार केमिकल इतने सस्ते मिलते हैं और एक दवा डालो, कीटक गायब, रोग गायब, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और मुनाफा बढ़ेगा। प्रोडक्शन तो आज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि भाई सब सरप्लस है, लेकिन उत्पादन के पीछे जो आपका मुनाफा है वो नहीं बढ़ पाया, मुनाफा किसी और का ही बढ़ गया। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बात समझाना चाहता हूँ कि वहां पे गलती क्या हो गई। तो केमिकल फार्मिंग की तरफ मुड़ते वक्त हमारे भूतकाल में हमारे पूर्वजों ने क्या गलती कर दी? जो प्रोडक्ट बेस्ड शेड्यूल बनाते गए उसी के चक्कर में फंस गए और आज तक पिसते जा रहे हैं भाई, अपने आटा बनता जा रहा है उनका। तो ये जो पीसने का चक्कर है अभी आपको बंद करना होगा। तो अभी आप किसकी तरफ मुड़ रहे हो? ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मुड़ते वक्त मेरे कुछ सवाल है जो आपके दिमाग में मैं आज डालने वाला हूं। अगर ध्यान से इस वीडियो को आपने समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र भी इसके पीछे हो सकता है मार्केटिंग वालों का। तो इस षड्यंत्र से बचना है, इस चक्रव्यूह को अगर भेदना है, तो भाई सबसे पहले आपको बात समझनी पड़ेगी कि ये चक्रव्यूह क्या है। तो चक्रव्यूह को समझने से पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कुछ सस्ते वाले जुगाड़ होते हैं, ठीक है। सस्ते वाले जुगाड़ में हम आपको बताते हैं कि भाई दूध का इस्तेमाल करो, गुड़ का इस्तेमाल करो, हल्दी का इस्तेमाल करो, साथ ही साथ आपके मूंगफली का खली का इस्तेमाल करो, सरसों की खली का इस्तेमाल करो, टॉनिक के रूप में वो करो, ठीक है। ये सस्ते जुगाड़ में कोई मिलावट नहीं हो सकती, कोई मार्केटिंग नहीं हो सकती, कोई किसी का ठप्पा नहीं लगाया कि भाई मेरा ही मूंगफली का खली लो, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपके एरिया में मूंगफली का खली का भी वही रिजल्ट मिलेगा जो हमारे एरिया में मिलता है। तो इसीलिए ये जो सस्ते जुगाड़ वाला एक रास्ता जाता है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आपको सक्सेस बना सकता है। अभी दूसरा वाला रास्ता बताता हूं मैं। दूसरा वाला रास्ता क्या है कि कुछ प्रोडक्ट बेस होता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट बेस होता है, तो प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, कुछ टेम्पररी रिजल्ट होते हैं। टेम्पररी मतलब क्या? आज डाला, 8-10 दिनों के लिए केमिकल की तरह काम करता है, फिर 11वें दिन आपको कुछ ना कोई स्प्रे डालना पड़ेगा। जैसे कि लहसुन और आपका मिर्च वाला
स्प्रे हो गया, हल्दी का स्प्रे हो गया, ये इनका रिजल्ट सीमित है, कुछ समय तक काम करेंगे और बाद में इनका रिजल्ट रुक जाएगा। तो ये एक प्रकार के प्रोडक्ट हो गए। लेकिन इसमें एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी दूसरी बाजू भी है प्रोडक्ट के पीछे। भाई दूसरे वाले प्रोडक्ट हमें कौन से मिलते हैं? आप देखिए, बैक्टीरिया बेस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बायोपेस्टिसाइड कहा जाता है। बायोपेस्टिसाइड मतलब क्या? मतलब आप समझ सकते हो, जो फंजीसाइड आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, M45 वगैरह, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू को खत्म करने के लिए, उसी तरीके से कुछ, जैसे कि उदाहरण के लिए बैसिलस सबटिलस, ये जो बैक्टीरिया है, ये डाउनी मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बात आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइकोडर्मा हो गया आपका, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये दो प्रकार के प्रोडक्ट है। अब बायो 303 जैसा सीविड हो गया, जो कि इंसेक्टिसाइड के रूप में भी कार्य करता है, तो उसके भी रिजल्ट सीमित है, 5-10 दिनों के लिए काम करेगा। ये प्रोडक्ट की कैटेगरी एक अलग चीज बनती है। और जो दूसरा प्रोडक्ट की कैटेगरी है ना भाई, ये है आपका चक्रव्यूह। इसको आपको भेजना है भाई। अभी कौन सा वाला चक्रव्यूह, क्या चक्रव्यूह, भाई आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। आपका ट्राइकोडर्मा हो गया, ठीक है। आपका पीएसबी हो गया, केएसबी हो गया, ठीक है। आपका बैसिलस सेप्टिलस हो गया है, आपके पेसिलोमाइसिस हो गया, बिवेरिया बैसियाना हो गया। ये जो बायोपेस्टिसाइड है भाई, इसके अंदर मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर चाहिए। जो भी बायो कंपनियां है, मेरा ओपन चैलेंज है, अगर कोई एक्सेप्ट कर ले भाई, जिंदगी भर उसके गुणगान गाऊंगा, अगर कोई कंपनी सामने आती है तो, इस सवाल का जवाब देने के बाद। ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, केएसबी, ये क्या है? सजीव है, हमारे इंसानों की तरह, कुछ हमारे अलग सजीवों की तरह, प्राणियों की तरह, ठीक है। तो ये जो सजीव है, इनका अंदर काउंट कितना बताया जाता है भाई? हमारे हमारे इसके अंदर 10⁵, यानी कि इतने करोड़ों सूक्ष्म जीव है। हमारे प्रोडक्ट बॉटल के अंदर 10⁻10, इतने, इससे ज्यादा काउंट कोई नहीं देता, हम देते हैं। ऐसा मार्केटिंग वाला प्रचार किया जाता है इन बैक्टीरिया को दिखाकर। ये आपने सुना है, लेकिन इसके आगे जिसने नहीं सोचा, वो इस चक्रव्यूह के अंदर फंसता जा रहा है। अब ये चक्रव्यूह ज्यादा कसने लगेगा। इस चक्रव्यूह से बचना है तो एक अगला वाला सवाल समझ लेना, कि अगर इतने करोड़ों की तादाद में अगर बैक्टीरिया है, फंगस है, तो सबसे पहली बात, वो जीवित है क्या? समझ जाना। सबसे पहली बात क्या होता है, कई बार डेड बॉडीज का भी काउंट हो सकता है। हाँ भाई, मैंने बोला था कि इसके अंदर इतना ट्राइकोडर्मा है, लेकिन जीवित है या फिर मरा हुआ है, ये तो आपने पूछा ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं? तो ये मार्केटिंग वाला चीज होता है, तो इसे समझो, एक मजाक वाला तरीका बताया मैंने। वो जीवित है या फिर मरा हुआ है, आपने पूछा ही नहीं। इस बात को सब आगे चलते हुए हम आपको एक और चीज बताएंगे। सबसे पहला सवाल तो वो जीवित है या फिर मरा हुआ है, ये क्यों बना और ये मेरे मन के अंदर क्यों आया, इसके पीछे का कारण बता देता हूं मैं आपको। कि भाई ये जो ट्राइकोडर्मा है, अगर ये जीवित होता तो इतने करोड़ों की तादाद में है, तो भाई ये करोड़ के 10 करोड़ होने चाहिए या फिर 0 होने चाहिए, बताओ मेरे को। इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, कि अगर ट्राइकोडर्मा करोड़ों की संख्या में 1 किलो के पैकेट के अंदर है, 1 लीटर के पैकेट के अंदर है, वो भी इतनी बड़े संख्या में, तो भाई वो तो बढ़ने चाहिए, फिर घटते क्यों है? अगर घट रहे हैं, तो भाई जो आदमी खुद जीवित नहीं रह सकता, जो सजीव खुद जीवित नहीं रह सकता, वो अपना काम खूबी से कैसे करेगा? मतलब उसको किस लिए भेज रहे हैं हम? वो दूसरी जो फंगस है उसको मारने के लिए। अगर वो खुद ही जीवित नहीं रह सकता, तो वो दूसरे को क्या मारेगा? तो फिर उसका इस्तेमाल करके फायदा है क्या? तो बिल्कुल भी फायदा नहीं है, अगर वो खुद ही जीवित नहीं रह रहा है। अगर वो मार रहा है, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी उस फंगस से ज्यादा है, कि भाई मैं उस फंगस को मार सकता हूं जिस टारगेट के लिए आपने मुझे भेजा है विल्ट के फंगस के लिए, उदाहरण के तौर पर। तो विल्ट के फंगस से ज्यादा मैं स्ट्रांग हूं, इसलिए मैं उसके ऊपर कार्य करता है। अगर ये कंपनी दावा कर दे कि भाई आपका जो विल्ट का फंगस खेत में दिखाई देता है वो बहुत मामूली है, हमारा ट्राइकोडर्मा इतना इतना है और उसको खत्म कर देगा, अगर वो खत्म करने की क्षमता रखता है, तो भाई इसका काउंट बढ़ना चाहिए। ये तो मानते हो कि नहीं भाई? एक बोतल दिया तो इसके 10 बोतल तैयार होने चाहिए। अगर जमीन में 10 बोतल तैयार होते हैं, तो बार बार ट्राइकोडर्मा देने की जरूरत क्यों है?
और एक और सीक्रेट बता देता हूँ, जिन्होंने अब तक इस विषय को सीरियसली यहाँ तक देखा है, तो आपको एक और चीज बता देता हूँ। अगर ऐसा प्रोडक्ट कंपनी वालों ने देने लगे, 1 किलो दे दिया, ट्राइकोडर्मा विकसित हो गया, तो भाई इनका धंधा कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, फिर ट्राइकोडर्मा लेने कौन आएगा? तो ये वाली चीज है। तो जेन्युइनली ये काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो ये एक तरह का चक्रव्यूह है। आपको जैसे केमिकल फार्मिंग की तरफ मुड़ने के बाद, जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में जा रहे हो, तो वहां पे जिस तरीके से पुरान काल में, मतलब 1950 के अंदर या फिर 70-80 के, जो भी एक आदमी बुजुर्ग लोग होंगे, वो जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने बहुत ऑर्गेनिक कर रहे थे, अभी केमिकल के अंदर आ गए, उनको भाई भर भर के कमेंट करो, अपना मन और अपना अनुभव शेयर करो, क्योंकि आने वाली जनरेशन को ये अनुभव बहुत जरूरी है। और हाँ, जो भी नई जनरेशन है, कमेंट बॉक्स खुला है, पढ़ लेना भाई। वो जो बुजुर्ग लोग कमेंट करेंगे कि हमारे जमाने में इतने ही केमिकल में, इतना ही बिना केमिकल की खेती हो जाती थी, मक्के की फसल आपके सामने भाई, एक दवा नहीं लगती थी हर्बिसाइड को छोड़कर। अभी इलियो के लिए कितने स्प्रे डाल रहे हो, कितने साल की पुरानी बात है भाई, 15-20 साल से, वो तो मैंने भी देखा है। तो इससे भी बढ़िया वाली जानकारी इन बुजुर्ग लोगों के पास है, बुजुर्ग लोग कमेंट करें, ठीक है, वो भी डिटेल में, जिस तरीके से आपने बदलाव देखा है। तो जिस तरीके से ये बुजुर्ग लोग फंस गए केमिकल फार्मिंग के चक्कर में, तो हमें भी फंसना नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में। प्रोडक्ट बेस्ड शेड्यूल बनाकर, मतलब क्या, सरदर्द लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ये सरदर्द नहीं चाहिए, इसलिए आप बता दो भाई, रेड माइट आ गया, कौन सा प्रोडक्ट उठाओ मार्केट से, हाँ ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसे उठाया और मार दिया। उसका लाइफ साइकिल नहीं समझना, मुझे कुछ भी नहीं समझना। अगर ये करोगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, तो भाई आपका जिंदगी में ऑर्गेनिक फार्मिंग सक्सेस नहीं होगा। और प्रोडक्ट बेस्ड सक्सेस भी कर लिया, तो वो जो मुनाफा है, उत्पादन तो बढ़ेगा प्रोडक्ट बेस में से, लेकिन जो मुनाफा है वो प्रोडक्ट लेके जाएंगे, वो आपकी जेब में नहीं आएगा, जिस तरीके से आज के दिनों में हालत बने हैं केमिकल फार्मिंग के अंदर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन भाई बहुत सीरियस विषय है, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये चक्रव्यूह है, इसका जो भी महत्व है, आज अगर नहीं जाने, तो आपके आने वाली जो भी एक पीढ़ियां होंगी, जो जनरेशन होंगी भाई, उनकी तो वाट लगने वाली है। समझो, आपका तो जैसा तैसा निकल जाएगा, आप जैसे तैसे मुनाफा कमा लोगे, लेकिन जो नई आने वाली पीढ़ी खेती करेगी, जनरेशन, भाई उनको तो एक और संकट के अंदर, चक्रव्यूह के अंदर आप ढकेल दोगे। तो करना क्या है सर जी, इतना बड़ा फिलोसॉफी आपने बता दिया, फिलोसॉफी कहेंगे कुछ लोग, कि इतना बड़ा फिलोसॉफी बता दिया, ये होगा वो होगा, रास्ता बताओ, रास्ता क्या है इसमें से निकलने का? तो यहाँ पे रास्ता बहुत सटीक और एकदम बेटर वाला ये है कि सबसे पहली वाली बात, सस्ते जुगाड़, फेरोसल्फेट हो गया, बोरिक एसिड हो गया, आपका हल्दी हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो प्रोडक्ट मिलते हैं ना मार्केट में, प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब क्या, हम ही बनाते हैं भाई, हल्दी घर में ही आपके खेत के किसान ही बनाते हैं, गुड़ आपके किसान ही बनाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट, या फिर हम कहेंगे कि ये चीजें हमारे सस्ते जुगाड़ में रहनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, इनके ऊपर आपका शेड्यूल तैयार होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ चीजों में हमें प्रोडक्ट के ऊपर जाना पड़ सकता है, तो यहाँ पे एक टेम्पररी है, तो ये जो टेम्पररी रिजल्ट वाले हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि अगर देखो, उदाहरण के लिए मैंने बायोतिन से 3 का उदाहरण दिया था, क्योंकि वो आपको पता है, उसके अंदर सीवीड है, एक टॉनिक के रूप के साथ साथ वो एक इंसेक्टिसाइड का भी एक काम करता है, इसलिए मैंने उसका इसका क्या दिया, उदाहरण दिया है। अभी इमेजिन करो कि भाई कुछ गड़बड़ों के कारण अगर वो भी रिजल्ट ना देने लगे, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज कर लोगे, ये चीज चल जाएगा। लेकिन इसका जो मैंने आंसर पूछा है कि भाई इतना करोड़ है, उतना करोड़ है, तो ये बात बहुत चौंकाने वाली है। क्योंकि एक तो फंगस को मारने जा रहा है, तो फंगस से स्ट्रांग होना चाहिए, अगर वो बाहर बाहर देने की जरूरत पड़ रही, तो वो कौन सा वाला स्ट्रांग है? तो ये वाला चीज है। इस बात को अच्छी तरीके से जो समझ गया, वही ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर सक्सेस हो सकता है। ये मेरी भविष्यवाणी भी कह सकते हो बॉस। तो प्रोडक्ट बेस्ड शेड्यूल मत बनाओ, प्रोडक्ट बेस में जितना कम डिपेंडेंसी आप प्रोडक्ट के ऊपर रखोगे, उतना ही आप बचोगे आने वाले चक्रव्यूह से, और चक्रव्यूह से बच गए तो मुनाफा आपके हाथ में है। आने वाला काल एकदम बदलाव लाने वाला होगा। जो हमने एक वीडियो बनाया था जनवरी के अंदर,
जिन जिन किसानों ने नहीं देखा होगा अभी देख लेना भाई। अभी जनवरी का महीना भी खत्म नहीं हुआ है, तो मैंने क्या उस वीडियो के अंदर एक लाइन बोली थी, कौन सी वाली, ऐसे ऐसे बदलाव होंगे खेती के अंदर कि आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। समझ जाओ, इस लाइन को मैंने उस वीडियो में भी इस्तेमाल किया है कि 2024 के अंदर खेती में होने वाले बदलाव। तो वो उस चीज का एक प्रूफ 30 दिनों के अंदर ही मिल गया है। सबसे पहला वाला, खेती के अंदर इनकम टैक्स लगने की संभावना है, ठीक है, वो तो हो गया। अब ये जो चीज है ये भी बहुत ही ज्यादा फोर्स रहेगा इस साल, तो बचना है तो भाई देखो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ, इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा चर्चा करो, और जो चर्चा में से जो आपका निकलता है अनुमान, कंक्लूजन कहेंगे हम, वो कंक्लूजन कमेंट करना कि हमने हमारे दोस्तों के साथ आपका ये वीडियो देखा, उस वीडियो को देखकर हमने ये पॉइंट्स निकाले सर जी, इससे बचने के हो या फिर इससे भी कुछ विपरीत घटने वाला हो, उसके भी अगर विपरीत घटने वाला मेंटेलिटी है, अब मतलब उसे पहचानने की, टैकल करने की, तो वो भी कमेंट कर देना, क्योंकि वो जरूरी इसलिए है क्योंकि आने वाले संकट को अगर हम पहले ही भाप ले कि ये वाला संकट हमारे जिंदगी में आ सकता है, तो हम पहले से ही उसका उपाय, वो उपाय ढूंढ कर रहेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक भी करना, और दिल से शेयर करके अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके मुझे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।